दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे। कुछ भी हो, पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर। किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा बच्चे ज्यादा हो गए हैं, इसलिए तेरे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। अब दादा की हर बात पर वो जब अपने बात को, दत्ताजी राव की बात को झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं तो उनकी हर बात काट देते हैं। दत्ताजी राव कहते हैं, मतलब जो लेखक है उन्हें कहते हैं कि तू पाठशाला जाते रहना, उस स्कूल की पूरी फीस भर देना, अपना साल खराब नहीं होना चाहिए, मन लगाकर पढ़ाई करना, और अगर दादा पढ़ने ना दे तो सीधा मेरे पास आ जाना। सुबह शाम खेत में काम करने के बाद यहाँ पर, मतलब दत्ताजी राव के घर पर और पाठशाला में पढ़ाई करना। और दत्ताजी राव ये भी कहते कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा। और वो व्यंग कसते हुए दादा को कहते हैं, दादा के मतलब सामने कहते हैं उसे कि इसके पास बहुत सारे बच्चों के, मतलब इनके बहुत सारे बच्चे, इसलिए तुम्हारे साथ ही ऐसा बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया है। अब दादा जो है वो उनकी, मतलब उनकी सहमति के विरुद्ध ये काम हो रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कभी मना नहीं किया था इसे पढ़ने के लिए, पर उनका ये कहना है कि जो लेखक है उनको बहुत सी गलत आदतें लगी हुई है, इसलिए उन्हें पाठशाला से निकाल दिया और अपनी नजरों के सामने रख रखा ताकि वो किसी गलत आदत में और ना पड़े। अब दत्ताजी राव पूछते कैसी आदत है, तो दादा कहता है चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर में काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। अब लेखक के जो दादा थे उन्होंने कह दिया कि इसको ऐसी वैसी आदतें लगी है, कभी कंडे बेचता रहता है। कंडे वो जो गोबर के थापे जो अभी पहले लेखक की माँ छाप रही थी, वही चीज़ थी कंडे। कभी चारा बेचता रहता है, सिनेमा देखता है, मतलब पिक्चरें देखना, और कभी खेलने चला जाता है, मतलब इधर उधर लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेलता ही रहता है। खेत और घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और इसी प्रकार दादा ने लेखक के ऊपर बात डाल दी कि मतलब लेखक में ही कमी है। क्यों रे छोकरे, अब दत्ताजी राव लेखक की और बोलते कि क्यों रे छोकरे, नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बिन बिनकर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब सारी बात लेखक के ऊपर आ गई तो लेखक ने भी कुछ सच और कुछ झूठ बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि एक बार मेले में कभी पट्टा पर पैसे लगाए थे, मतलब बैट लगाई थी, तब वो जीत गए। मतलब बैट होती है चैलेंज लगाना या शर्त लगाना। और वो कहते हैं कि दादा कभी भी मुझे पिक्चर दिखाने, मतलब सिनेमा के लिए कभी पैसे नहीं दिए, इसलिए उन्होंने गोबर में, मतलब सॉरी, इसलिए उन्होंने खेत में गोबर बिन बिन का माँ से कंडे बनवाए, फिर उन्हें बेचा, फिर उससे जो पैसे आए उससे ही कपड़े बनवाए थे, और बच्चे कुछ पैसों से ही वो सिनेमा देखने गए थे। ऐसे उन्होंने कुछ झूठ, इसमें कुछ बातें सच थी और इसमें कुछ बातें झूठ थी, ऐसा लेखक का कहना है। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगाना, पास नहीं हुआ है कभी। अब दत्ताजी राव उसे ये बात सुनने के बाद लेखक को कहते हैं कि ये सब अब बंद कर दो, अब बस पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, और फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम कभी पास हुए हो, मतलब कभी एग्जाम में पास हुए, तो वो लेखक कहते हैं नहीं जी, पाठशाला ही जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में भी नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लगे, उन्होंने कह दिया दत्ताजी राव ने। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। लेखक वहां से उठ गए। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या। अब जब लेखक वहां से उठ गए तो लेखक ने पीछे से ये बात सुनी। अब ये जो बात है ये दत्ताजी राव और दादा के बीच में होते। दत्ताजी राव दादा को कहते हैं कि ये तो बच्चे हैं, मतलब अगर कभी सिनेमा चले गए, कभी खेलने चले गए तो उनका पढ़ना लिखना तो बंद नहीं करा सकते ना। तब दादा कहते हैं जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। अब दादा सहमति दे देते कि हाँ मैं ठीक है इसको स्कूल भेज दूंगा, पर देखते हैं कि एक साल में कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना फिर बंद करा दूंगा। दादा ने मन मार कर कहा, मतलब उनकी सहमति तो नहीं थी,
पर दत्ताजी राव ने कहा था तो उन्हें हाँ भरनी पड़ी। इस समय उनका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे की होती है। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना। सवेरे आते समय पढ़ने का बस्ता साथ लेकर आना। छुट्टी होते ही, अब यहाँ पर प्रश्न छोटे छोटे बन रहे कि पाठशाला कितनी बजे शुरू होती है, तो पाठशाला 11 बजे शुरू होती है। और दिन निकलते ही लेखक को कहाँ पहुँचने के लिए कहा गया है, लेखक को खेत पर पहुँचने के लिए कहा गया है। क्या काम करने के लिए कहा गया है, 11 बजे तक पानी लगाने के लिए कहा गया है। खेत से सीधा पाठशाला जाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा कि दादा ने लेखक से क्या क्या वचन लिए थे जब वह उसे पाठशाला जाने की सहमति दे रहे थे। तो ये सब वचन लिए थे कि वह सुबह 11, फिर वहीं से सीधे स्कूल पहुंच जाना, और सवेरे जब खेत में आते समय ही अपना बैग साथ में लेकर आना, और छुट्टी होते ही घर घर पर बैग रखकर अपना और घंटे भर के लिए खेत में वापस आ जाना और ढोर चराना। ढोर मतलब होता है पशु पक्षी, जो पशु होते हैं जिन्हें हम बांध कर रखते, जैसे गाय हो गई, बैल हो गई, जिन्हें मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं ना, जिनसे हमें कुछ मिलता है, वो होते हैं ढोर। तो ढोर चराना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगवाना। मतलब अगर कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो वो स्कूल से छुट्टी ले ले, ऐसा कहा है उससे। तो वो पूछते कि क्या तुम्हें ये शर्तें मंजूर है, तो वो हाँ कह देता है, क्योंकि कुछ ना पाने से तो कुछ पाना ही बेटर है। मतलब अगर उसे पाठशाला जाने में इतनी शर्तों माननी पड़ेगी तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय पाठशाला ना जाने के। खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हो। मन आनंद से उमड़ रहा था। अब लेखक खुश हो गए कि उन्हें सहमति मिल गई पाठशाला जाने की। भले उन्हें इतनी सारी वचन लेने पड़े, पर उन्हें जाने को मिल गया। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। अब दादा कहते हैं कि वचन मंजूर हो तो ठीक है, पाठशाला जाना, अगर नहीं हो तो फिर पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं है तुम्हारा। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ नहीं तुझे। अब वो जो लेखक है वो कहती कि हाँ मैं सवेरे शाम खेत में आ जाऊंगा काम करने के लिए। तो दादा कहते हैं आना तो पड़ेगा। नहीं आते हो तुम जहाँ कहीं भी होंगे ना गांव में, मैं तुम्हें वहां से कुचलता यहाँ पर है मारने के लिए। मतलब उस टाइम पर जो इसके जो पिता है वो इसे मारते थे ना, पहले भी हमने लिखा था। वैसे ही तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। उसे कहते कि तुम पढ़ने के लिए पागल हो, मुझे मालूम है। बैरिस्टर नहीं होने वाला है तो वो कहते कि तुम बैरिस्टर नहीं बन जाओगे अगर तुम पढ़ लिख लोगे। बैरिस्टर होता है लॉयर। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना लगा रहा था। जब ये बात तो दादा से बोलते जाते कि तुम पढ़ने के लिए पागल हो, पढ़े नहीं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। और जो लेखक थे वो हमारे चुपचाप बैठे थे, उनके लिए बस खाना लगा रहे थे। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। मतलब कैसे जैसे पाठशाला जाना वे शुरू हो चुके थे। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया था। यहाँ पर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि लेखक खेत में कितनी बजे से कितनी बजे तक काम करता था। तो ये पाठशाला जाने से पहले का काम है कि वो 11 बजे से 5 बजे तक वहां काम करते थे, पर अब वो नहीं करेंगे क्योंकि अब वो पाठशाला जाएंगे। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती है, उससे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। अब उनको पाठशाला जाते जाते 2 महीने हो चुके थे और उन्हें मतलब पाठशाला जाना अच्छा लग रहा था। फिर से 5वीं में वह जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। 5वीं नापास मतलब 5th फेल, मतलब वो 5वीं फेल हो चुके थे ना, तो उनकी वो आगे लग चुका था नाम के आगे कि आनंदा जो है वो 5वीं फेल है। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ भी सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। भारी अपरिचित ऐसा एक बेंच के एक
तो अब ये है कि वो अपने पहले दिन का बताते हैं कि जब वो पहले दिन क्लास में गए तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही लड़के थे जो उनके गांव के थे और जिन्हें वे जानते थे, और बाकी सब जो बच्चे थे वो सब उनसे 1 साल छोटे थे। पर वो 1 साल मतलब फिफ्थ फेल हो चुके थे, तो उन्हें वापस उसी क्लास में बैठना था, और उनके बराबर के जो बच्चे थे वो सब आगे वाली क्लास में प्रमोट हो चुके थे। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। अब वो जाके क्लास की सबसे कॉर्नर वाली बेंच में जाके बैठ गए। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्ष से कोई संबंध नहीं था। उनके पास तो सारी पुरानी साल की बुक्स थी, पर अब पुरानी साल की बुक्स उस साल नहीं चल रही थी। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। फिर भी वो जूट, लट्ठा यहाँ पर जूट से है, तो वो जूट के बैग में अपने सारी पुरानी बुक्स वगैरह सब लेकर आ गए थे। बस अड्डे का कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। धरोहर होती है मतलब खजाना, जो हमें पूर्वजों से मिलता है ना, मतलब ये हमारी धरोहर है, ये हमारा मतलब सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो होती है ना, वो होती है धरोहर। तो वो अपने पहले दिन का व्यतीत करते हुए कहते हैं कि अपनी पुरानी किताबों के साथ वो क्लास में गए थे जिसका उस साल से कोई संबंध नहीं था। और जैसे कोई बस अड्डे पर लोग बैठे रहते ना अपनी पोटली संभालते हुए, वैसे वो कक्षा में लग रहे थे अपने पुरानी बुकों की पोटली संभालते हुए। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है, या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चावड़ के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। तो कक्षा का सबसे शरारती बच्चा कौन था, यहाँ पर पूछा जा सकता है लड़का कौन था। तो चावंड के लड़के जो थे वो सबसे ज्यादा शरारती थे। 1 नंबर के क्वेश्चन में आप इस स्टोरी में जितना हो सके कैरेक्टर ध्यान रखिए। हमारे जो राइटर हैं उनके कितने नाम हैं, जैसे आनंदा, जकाते और एक गणपा, ऐसे 3 नाम आए हैं उनके। कौन से मास्टर थे जिन्होंने सबसे पहले उनका नाम आनंदा बुलाया था, तो वो आगे आएगा अभी। और बाकी क्लास में वो उनका सबसे अच्छा मित्र कौन सा था, वो भी अभी आगे आएगा। और कौन कौन से मास्टर थे, कौन कौन से सब्जेक्ट के थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। और सबसे शरारती बच्चे, ये उनके दादा का नाम क्या था, वह किसके पास गए थे अपनी पढ़ाई की गुहार लेकर, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे अपना फोकस बनाए रखिएगा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। अब उन्हें ध्यान आया कि उनकी पोशाक स्कूल जैसी तो है नहीं, क्योंकि वो तो बालगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैला हुआ धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। अब स्कूल की ड्रेस में तो सब वहां पर स्कूल की ड्रेस में थे, और ये जो थे ये धोती और गमछे में गए थे। देखिए देखिए तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। और जैसे अब क्या हुआ कि जो शरारती बच्चा चावल के जो लड़के थे ना, वो उनके पास आए तो उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है रे, ऐसे पूछा। कहीं क्लास में गलती से तो नहीं बैठ गए। और फिर उनका गमछा खींच लिया। और फिर लेखक क्या मन में सोचते हैं कि अब तो मेरा गमछा गया, ये इधर उधर खींचातानी होगी और ये फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। मतलब अब यहाँ पर ये हुआ है कि जैसा लेखक सोचे थे ना कि ये फट जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। चावंड के लड़कों ने जाकर वो जो लेखक का गमछा था वो मास्टर की टेबल पर रख दिया। और फिर वहां से हुश की आवाज़ करते हुए मतलब हुश कि वो बता रहा था कि मास्टर जी आ चुके, तो बच्चों को कह रहा था कि चुप हो जाओ। जैसे हुश की आवाज़ करते हुए वो वहां से आ गया। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पिछले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। मतलब ये घटना लेखक के साथ पहले भी हुई है, और ये घटना जब उस दिन हुई तो उसके जो हृदय था उसमें बहुत ही धड़कन शुरू हो गई, मतलब उसे डर लगने लग गया। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। मास्टर का नाम है रणनवरे मास्टर। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर, ये लेखक का कथन है जो उन्होंने जवाब दिया जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि ये मटमैला गमछा, ये गंदा गमछा किसका है। मटमैला होता है गंदा, मिट्टी में मला हुआ, मिट्टी से गंदा।
वो मटमैला गमछा किसका है, तो उन्होंने कहा मेरा है। तू कौन है? मास्टर ने उसे फर्स्ट टाइम देखा, इंटरेक्शन का फर्स्ट टाइम हुआ, तो उन्होंने पूछा कौन है ये, तो उसने कहा मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। अब यहाँ पर लेखक का तीसरा नाम आया जकाते, ये भी आप टिक कर लीजिए। गमछा ले जा पहले, मास्टर ने कहा अपना गमछा ले जाओ। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह। मतलब अब मास्टर को तो यही लगेगा ना वहाँ देखने पर कि ये काम लेखक का है, पर उन्हें क्या पता कि ये काम लेखक का नहीं है, क्लास के कुछ शरारती बच्चों का। तो उन्होंने कह दिया कि मूर्खों की तरह अपना गमछा यहाँ क्यों रख रखा मेरी मेज पर। मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। लेखक ने अपने बात कही कि उन्होंने ये काम नहीं किया। तब मास्टर समझ जाता है, कहते कि यह चावन का बच्चा बिना बात के उठक पुटक करता रहता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चल गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। तो पूछ सकते कि रन नवरे मास्टर ने पहले दिन कक्षा में क्या पढ़ाया था, तो वामन पंडित की कविता पढ़ाई थी। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कोए के बच्चों को खुले में रख देने पर जैसे कोए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसे ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच पर लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। बीच की छुट्टी मतलब जैसे लंच टाइम हो जाता है ना, तो सरकारी स्कूलों में होता है, गांव के स्कूलों में तो बीच का टाइम देते जाता है कि उनको वो अपने हिसाब से अपना टाइम जैसे स्पेंड करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। अपने यहाँ पर लंच इस टाइम को माना जाता है। तो उस टाइम पर वो जो लड़के थे वो लेखक की धोती से खींचातानी कर रहे थे। तो लेखक ने अपनी जो फेस था वो दीवार की तरफ घुमा लिया था, और जब तक पूरी पाठशाला की छुट्टी नहीं हो गई तब तक वो वहां से उठे भी नहीं। और यहाँ पर उन्होंने उदाहरण के रूप में कहा है कि जैसे खिलौने का कौवा बनाकर कौवे के बच्चों के बीच में रख दो तो वो उस पर चोंच मार दे ना, ठीक उसी तरह वो उस टाइम खिलौने के कौवे थे जिन पर बाकी सारे बच्चे चोंच मार मार कर उन्हें घायल कर रहे थे। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वह भी मुझसे भी कमजोर, वह क्या मदद करेंगे। अब लेखक इस बात से थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं कि मतलब कक्षा के बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। वो गमछा पहनते, वो धोती पहनते, वो उन्हें परेशान करते थे, वो उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वो अब से नहीं पाठशाला जाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि खेत से ज़्यादा बेटर है पाठशाला जाने से। तो और उनका ये भी कहना था कि गली के 2 ही लड़के जाते हैं पाठशाला और वो भी उनसे कमज़ोर है, तो वो उनकी मदद वैसे भी नहीं कर पाएंगे। उनका मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी। चौथी से 5वीं तक उनको स्कूल अपना लगता था, क्योंकि तब वह खुशी खुशी जाया करते थे। अब वह बच्चों के साथ, और फिर 1 साल फेल होने के बाद जा रहे हैं तो भी फर्क पड़ता है। लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी और अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। उसके बाद अब जैसे लेखक गमछा और धोती पहनते थे तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता था, उन्हें उदासी होती थी, बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। तो उन्होंने अपनी माँ से कहकर 2 नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिनों में मंगवा ली। उसके बाद कुछ 8 दिनों मतलब एक हफ्ते में उन्होंने अपने लिए शॉर्ट्स और जो कैप थी वो अरेंज कर ली अपनी माँ से कहकर, पहनकर पाठशाला में, और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने वो शॉर्ट्स पहनकर वो स्कूल जाते थे और धोती उन्होंने खेत में पहनना शुरू कर दी। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। अब धीरे धीरे वो क्लास में बच्चों से उनके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते गए। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि कक्षा अध्यापक कौन थे, तो मंत्री नामक मास्टर का नाम था मंत्री मास्टर। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, तो आप टिक कर लीजिए। वह प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का पड़ते ही लड़का हुक भरने लगता। मतलब जैसे ही जो मास्टर थे वो मारते तो बच्चा चिल्ला उठता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, बच्चे उनसे डरते थे।
इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वह अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वह उसे वहीं ठोक देती, मतलब उसे वहीं डांट देते। अगर बच्चे मस्ती कर रहे होते तो उनको वहीं डांट देते, जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही होती तो उनको पास बुला के समझा देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता, इसलिए सब उनसे डरते थे। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। आपसे वसंत पाटिल का परिचय पूछा जा सकता है तो आप ये टिक कर लीजिए कि वसंत पाटिल नामक एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। अब लेखक के ये दोस्त बनने वाले थे वसंत पाटिल। स्वभाव से शांत थे, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता था, दूसरों के सवाल की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। कक्षा का मॉनिटर कौन था? वसंत पाटिल नामक लड़का कक्षा का मॉनिटर था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं। अब लेखक को ये जो वामन पंडित थे ये उनसे छोटे लगते थे, क्योंकि वो फेल होने के बाद वापस उसी क्लास में बैठा। वामन पंडित तो फेल हुआ ही नहीं, वो तो उसी क्लास में था। और वो कहते थे कि मतलब वो 5वीं में पहले भी बैठ चुके हैं तो उन्हें उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर गलती से वो पीछे रह गए, ऐसा लेखक का कहना है। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। इसलिए लेखक को ऐसा लगता था कि वो दूसरी बार 5वीं पढ़ रहे तो जो शिक्षक है उन्हें मॉनिटर का काम उन्हें देना चाहिए। दूसरी बार यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, मतलब मेरे लिए ये सही नहीं है, मुनासिब सही नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब लेखक अपने आप को कहते हैं कि मुझे बस कैसे तैसे 2 महीनों में 5वीं पास करनी है, कक्षा में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, पढ़ाई की बुराई नहीं करनी है और ढंग से पढ़ाई करनी है, कक्षा में ऊपर रहना है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। मतलब अब वामन पंडित से कंपटीशन रखे तो वो सोचते थे कि वो वामन पंडित से ज़्यादा अच्छे, तो और उनको 2 महीने में 5वीं पास करनी, तो उन्होंने पढ़ाई पे अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर लिया और वो पढ़ने लगे और रहा। और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। तो आपसे ये यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वसंत पाटिल नहीं कि लेखक ने वसंत पाटिल से क्या सीखा, या वसंत पाटिल ने लेखक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाए। तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हो इसके अंदर। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगी और सवाल सही होने लगे। अब जैसे जैसे वो पढ़ने लगे तो उनके क्वेश्चन आंसर भी सही होने लगे, उन्हें क्लास में शाबाशी मिलने लगी। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। अब वसंत पाटिल मॉनिटर था, वो बच्चों के क्वेश्चन जांचता था, तो दूसरी तरफ अब हमारे लेखक जो है वो जांचने लग गए थे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। अब वो दोस्त बन चुके थे। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा था। तो वो कौन से मास्टर थे जिन्होंने पहली बार लेखक को आनंदा कहा था? तो उनका नाम है मंत्री मास्टर, जो कि कक्षा अध्यापक थे, गणित के अध्यापक थे। उन्होंने पहली बार लेखक को आनंदा कहा था। वैसे माँ कभी उनको आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब उन्हें पाठशाला जाना अच्छा लगने लगा, क्योंकि उनका दोस्त भी था और टीचर्स भी उन पर ट्रस्ट करते थे। नवाज सौंदलेगर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कि मराठी के मास्टर कौन थे, या लेखक के मराठी के मास्टर कौन थे, मराठी मास्टर का नाम क्या था? तो नवाज सौंदलेगर पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वह कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे।
अब आगे जो पैराग्राफ आएगा उसमें इनकी विशेषता बताई जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सौंदर्यलेखन मास्टर का व्यक्तिगत परिचय दीजिए, या नवा सौंदर्यलेखन मास्टर ने किस प्रकार लेखक के जीवन में अपनी दृष्टि डाली। तो इस प्रकार की वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उनके साथ ही रसिकता थी उनके पास। मतलब वो बहुत ही सुरीली, उनका मतलब सुरीली आवाज़ थी, बहुत ही अच्छे ढंग से वो कविता पढ़ा करते थे और छंदों की उनको अच्छा ज्ञान था और रस युक्त होती थी उनकी कविता। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें उनके अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। उन्हें पुरानी मराठी कविताओं के साथ साथ इंग्लिश जो पोएम्स थी वो भी अच्छे से याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो कविता पढ़ते थे, पहले वो कविता पढ़ते थे फिर उसको समझाते हुए एक्टिंग भी करते जाते थे। अभिनय मतलब होता है एक्टिंग। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बाबा भोरकर, बारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात की संस्मरण सुनाते। यहाँ पर भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि मराठी मास्टर अपने मुलाकात के संस्मरण किन लोगों के साथ सुनाते थे। तो ये जो लोग थे इनके साथ। वह स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वह अपनी ही एक आध सुना दिया करते थे।